कुछ दिनों से मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करती रहती थी। मुझे बार बार वसीयत करती रहती थी कि मेरे जाने के बाद घर को ऐसे चलाना। एक दिन मेरी सास की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। मैं रोने लगी थी। वो तो मेरी माँ जैसी थी। उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मुझे एक पेंसिल और कागज देकर तुम कुछ लम्हों के लिए कमरे से बाहर चली जाओ। मैं उनकी मतलूबा चीजें थमा कर बाहर दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई थी। चंद लम्हों बाद उन्होंने मुझे सदा दी, माहम, मेरी बेटी, मेरे पास आ जाओ। मैं जल्दी से उनके पास चली गई थी। उन्होंने मुझे एक कागज थमा दिया जिसे उन्होंने बड़े सलीके से तय किया हुआ था। वो बोली, जब मेरी मौत का वक्त आए तो ये कागज तुम अपने शोहर के हवाले कर देना, मगर खबरदार, तुम इसे खोलने की हरगिज कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसे खोला तो मेरी बजाय तुम मर जाओगी। मैं हक्का बक्का सी बैठी अपनी सास को देखती रह गई थी। मैं घबरा गई थी। मैं अभी भरी जवानी में मरना नहीं चाहती थी। मैंने उस कागज को बड़ी एहतियात से एक कोने से पकड़ा था। मुझे यही डर था कि कहीं मैं सच में मर ना जाऊं। मैंने वो कागज संभाल कर अपने बैग में रख दिया था। मैं एक बार फिर से अपनी सास के कमरे में दाखिल हो चुकी थी। अब उनकी हालत काफी बेहतर लग रही थी। मेरे दिल को ढारस मिली थी। मैं उनके पास बैठकर गपशप लगाने लगी थी। मेरी सास कम और माँ ज्यादा लगती थी। हम दोनों में इस कदर हम आंगी थी कि लोग हम पर रश करते थे। हमारी पड़ोसने तो हमें देखकर बहुत खुश होती थी कि चलो, कोई सास तो ऐसी है जो अपनी बहू पर जान निछावर करती है। मैं माहम हूँ। मैं और खावर एक ही मोहल्ले में रहते थे। हमारी अच्छी दोस्ती थी। मेरा खावर के घर बहुत आना जाना था। आंटी भी घर में अकेली होती थी। उनकी कोई बेटी तो थी नहीं, इसलिए मैं उनके बहुत काम आती थी। उन्होंने बाजार जाना होता था तो मुझे साथ लेकर जाती थी। उनके घर मेहमान आना होते थे तो मैं ही उनके साथ मिलकर खाना बनवाती थी। आंटी की तबीयत खराब होती तो मैं उनके घर का हर काम अपने हाथों से करती थी। यूं जब नजदीकियां बढ़ने लगी तो दोस्ती में हमें पता ही नहीं चला कि हम कब मोहब्बत के बंधन में बंध गए। खावर पूरे मोहल्ले का लायक तरीन और पढ़ा लिखा लड़का था। वो हमेशा ही टॉप करता आया था। यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात में भी जब वो इम्तियाजी नंबरों से कामयाब हुआ तो उसे सरकारी नौकरी मिल गई थी। सरकार की तरफ से उसे घर और गाड़ी भी मिल गई थी, इसलिए वो पुराना मोहल्ला छोड़कर चले गए थे। खावर मोहल्ले से गया तो यूं लगा था जैसे सारी रौनक अपने साथ ले गया हो। मुझे अपना घर खाने को दौड़ता था। मैं सबसे छुपकर खूब रोती थी। एक दिन अम्मी ने मुझे यूं रोता देखकर वजह पूछी तो मैं बोली, अम्मी, मुझे नरगिस आंटी बहुत याद आती हैं। मेरी अम्मी की भी खावर की अम्मी से बड़ी दोस्ती थी। अम्मी बोली, नरगिस तो मुझे भी बहुत याद आ रही है, क्यों ना हम उनसे मिल आएं। मैं खुशी से उछली पड़ी थी। मैं और अम्मी नरगिस आंटी के आलीशान बंगले के सामने खड़ी यही सोच रही थी कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या वापस लौट जाना चाहिए। तभी खावर शायद ऑफिस से लौट आया था। वो अपनी एक बड़ी सी गाड़ी से उतरकर हमारे पास आया था। उसकी आंखों में बड़ी चमक थी। वो हमें अपने घर ले गया था। नरगिस आंटी हमें देखकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने हमें खाना खिलाए बगैर घर वापस जाने की इजाजत नहीं दी थी। नरगिस आंटी मुझे बड़े प्यार से देखकर बोली, माँ, हम तुम्हारे बगैर तो जी ही नहीं लगता। मैं खावर से कहती हूँ कि मुझे वापस उसी मोहल्ले में छोड़ आओ। तभी खावर भी आ गया था। वो बड़े शौक से अंदाज में बोला, अम्मी जी, आप पुराने मोहल्ले में क्यों जाएंगी? हम आपकी दोस्त माहम को ही नए मोहल्ले में ले आते हैं। मेरी अम्मी भी खावर की बात समझ चुकी थी। खावर ही हमें वापस गाड़ी में घर छोड़कर आया था। अम्मी घर दाखिल होते ही मुझसे गले मिली थी। वो बोली, अगर तुम्हें खावर जैसा शोहर मिल गया तो तुम्हारी जिंदगी ही संवर जाएगी। मैं शर्माकर अपने कमरे में भाग गई थी। कुछ ही दिनों बाद खावर और नरगिस आंटी मेरा रिश्ता लेने हमारे घर आ गए थे। अम्मी ने तो फौरन ही मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कर दिया था। यूं मैं रुखसत होकर खावर के घर आ गई थी। नरगिस आंटी से मेरी अम्मी जी बन गई थी। इन 2 सालों में नरगिस आंटी ने सचमुच मुझे माँ बनकर दिखाया था। अव्वल तो मेरी और खावर की कभी लड़ाई होती ही नहीं थी। फिर भी अगर खावर कभी कभार गुस्सा कर जाते तो अम्मी जी मेरे सामने मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। अब जब अम्मी जी की तबीयत खराब रहने लगी तो मेरा दिल उनको खो देने के खौफ से हर लम्हा कांपता रहता था। मैं उनकी दिलजोई करती रहती थी, उनकी खिदमत करती, उनके पास बैठकर ढेरों बातें करती।
ایک منحوس دن تھا جب امی جی کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ وہ بولی ماہم میرے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو، خاور کو بھی بلا لو، میں آخری بار اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے جلدی سے خاور کو فون کر کے گھر پر بلا لیا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور ان سے کہا کہ امی جی کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے۔ پھر میں نے جلدی سے خاور کو امی جی کا دیا ہوا کاغذ تھما دیا اور خود وضو کر کے یاسین پڑھنے لگی تھی۔ خاور اپنی والدہ کے کمرے میں آئے تو بڑے افسردہ سے لگ رہے تھے، ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، شاید وہ باہر سے رو کر آئے تھے۔ میں یاسین ختم کر کے خاور کے روبرو جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر ان کو دلاسا دیا۔ میں بولی خاور آپ پریشان نہ ہوں، امی جی ٹھیک ہو جائیں گی۔ خاور نے ایک دم میرا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ کر بولے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ماہم۔ خاور کی بات سن کر مجھے ایک دم سے چکر آ گیا تھا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی تھی۔ خاور نے مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ میں ان کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ بولے ماہم میں آدھے گھنٹے کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہوں، تم اپنا سامان پیک کر لو، جو ساتھ لے جانا چاہتی ہو لے چلو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب میں لوٹ کر گھر واپس آؤں تو تم مجھے یہاں نہ ملو۔ اتنا کہہ کر خاور گھر سے نکل گئے تھے۔ میں بھاگ کر امی جی کے پاس چلی گئی تھی۔ میں بولی امی جی آپ کی اس حالت کا خیال کیے بنا ہی خاور نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے، اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں، میں مجبور ہوں۔ امی جی بولی میری بیٹی یہ گھر خاور کا ہے، میں چاہ کر بھی تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ تم خاور کا کہا مانو۔ میں ان سے گلے مل کر بڑی دیر تک روتی رہی تھی، پھر کمرے میں آ کر ایک ایک چیز کو چھو کر روتی رہی۔ میں نے ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ مادی اشیاء اپنی حیثیت کھو چکی تھی، محبت کے بچھڑ جانے کا غم بہت بڑا تھا۔ میں نے الماری سے 2 سوٹ نکال کر ایک شاپر میں ڈالے اور ایک خط خاور کے نام لکھنے لگی تھی۔ میں نے لکھا خاور میں نہیں جانتی آپ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ نے میرا دل اجاڑ دیا ہے۔ آپ کو معلوم نہ ہوگا شاید کہ اس دنیا کا سب سے بڑا غم دل اجڑنے کا ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے اتنی محبت کی ہے کہ میں کبھی چاہ کر بھی آپ سے نفرت نہیں کر پاؤں گی۔ اس سے آگے مجھ سے کچھ لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ میں خط رکھ کر اپنے گھر لوٹ گئی تھی۔ پرانے محلے میں پہنچتے ہی میری نظر خاور کے آبائی گھر پر پڑ گئی تھی۔ وہ آنسو جن پر میں نے بڑی مشکل سے بند باندھا تھا ہر بار عبور کر کے میرے رخساروں پر پھیل گئے تھے۔ میں نے گھر کی بیل بجائی تو میری امی نے دروازہ کھولا تھا۔ اپنی مہربان امی کو دیکھ کر میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی تھی۔ میں ان سے گلے لگ کر اپنے دل کا سارا غبار نکال دینا چاہتی تھی۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری بڑی بھابھی بکھلائی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ بولی کیا ہو گیا ہے تمہیں ماہم، یوں گھر کو سر پر کیوں اٹھا رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا بھابھی مجھے خاور نے طلاق دے دی ہے۔ یہ بات سن کر امی بھی رونے لگی تھی۔ بڑی بھابھی مجھے طنزیہ نظروں سے دیکھ کر بولی کون سا گل کھلا کر آئی ہو تم اپنے سسرال میں؟ خاور کی جدائی کا غم بہت بڑا تھا۔ میں سارا دن اسے یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ مجھے امی کے گھر آئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ ایک دن امی میرے پاس آ کر بولی کہ ماہم مجھے بتاؤ ہوا کیا تھا، خاور نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ میں بولی امی میں کچھ نہیں جانتی۔ امی نے مجھے کہا کہ مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ، اس دن کیا ہوا تھا، صبح سے دوپہر تک کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات مجھے بتاؤ۔ میں نے امی کو صبح ناشتے سے لے کر نرگس آنٹی کے خط تک سب کچھ بتا دیا تھا۔ امی ایک دم چونک گئی تھی۔ امی بولی نہ جانے نرگس نے تم سے کیا دشمنی نکالی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے امی سے ان کی بات کا مطلب پوچھا تو امی نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ امی بولی تمہیں خاور نے طلاق صرف اور صرف اس خط کی بنا پر دی تھی۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ میں تو خاور کو بے وفا سمجھتی رہی تھی، یہاں تو میری ساس نے آستین کے سانپ کی طرح مجھے ڈس لیا تھا۔ مجھے ایک دم سے شدید پچھتاووں نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ کاش میں اس خط کو کھول کر دیکھ لیتی تو مجھے اتنا بڑا جھٹکا نہ لگتا۔ کاش میں اپنی ساس پر اس قدر اندھا اعتبار نہ کرتی۔ میرے ہاتھ کوئی سرا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ آخر میری ساس نے خط میں ایسا کیا لکھا تھا کہ مجھے طلاق ہی ہو گئی؟
मैं हर दिन एक सूप की तरह काट रही थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे मेके में भी मेरे खिलाफ साजिशें हो रही थीं। शाम हम सब मिलकर बैठे हुए थे, सब खाना खा रहे थे, जबकि मैं रोटी को हाथ में थाम कर सोचों में गुम थी। जब मेरे बड़े भैया बोले, माहम, तुम्हें तलाक हो गई है, तुम इस असलियत को अब मान लो, अपने शौक से निकल आओ, घर भर के काम काज में अपनी भाभीयों का हाथ बटाया करो, देखो तो उन पर काम का कितना बोझ है। छोटे भैया ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। मैं खामोशी रही थी। सुबह हुई तो मेरे कमरे पर किसी ने बड़े जोर से दस्तक दी थी। मैंने टाइम देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। मैंने घबराकर दरवाजा खोला तो सामने छोटी भाभी खड़ी थी। वो बोली, माहम, आज मेरे सर में दर्द है, तुम मेरे बच्चों के लिए नाश्ता बना दो, मैं जरा आराम कर लूं। उस दिन के बाद से छोटी भाभी के सर का दर्द कभी गया ही नहीं। फिर बड़ी भाभी ने सोचा कि वो क्यों पीछे रहे। उन्होंने अपनी कमर का बहाना बना लिया। अब उनकी कमर में हर लम्हा दर्द रहने लगा था। यूं घर के सारे काम मेरे कंधों पर आ गए थे, मगर फिर भी कोई मेरा शुक्रगुजार नहीं था। सबको यही लगता था कि मुफ्त की रोटियां तोड़ने से अच्छा है कि मैं घर के काम काज ही कर लूं। अम्मी मेरी हालत देखकर कुटती रहती थी, जबकि मुझे खुद पर बड़ी हंसी आती थी। हावर के घर में मैं मलका थी, मगर मेके में मेरी औकात किसी मुलाजमा से भी कमतर थी। काम के ज्यादा बोझ से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, मगर मैंने किसी से कोई शिकवा नहीं किया था। मैं खावर की याद को दिल से निकालने के लिए कोल्लू का बैल बनी सारा दिन काम में जुटी रहती थी। एक सुबह मैं घर वालों के लिए नाश्ता बना रही थी, जब मैं अचानक चकराकर गिर पड़ी थी। फिर मुझे कुछ खबर ना हुई कि मैं कहाँ हूँ। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। अम्मी मुझे होश में आता देखकर ज़ारो कतार रोने लगी थी। अम्मी बोली, मेरी बच्ची को इस कदर मुशक्कत की आदत नहीं है ना, मगर मैं क्या करूं, मैं उन जालिमों से तुम्हें बचा नहीं पा रही। मैंने अम्मी से पूछा कि मुझे क्या हुआ था। अम्मी बोली, मेरी बच्ची, तुम उम्मीद से हो। ये खबर किसी बम की तरह मेरे पर खच्चे उड़ा गई थी। मैं अम्मी के गले लगकर सिसकने लगी थी। लेडी डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल बेड रेस्ट बताया था। मुझे घर वापस ले जाया गया था। मेरी भाभियां सर जोड़कर मशवरे में मसरूफ थीं। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर मेरे छोटे भैया ने बात शुरू की थी। वो बोले, माहम, तुम्हें तलाक हो गई है, अब तुम उम्मीद से हो। तुम तो जानती हो कि महंगाई किस कदर ज्यादा है। हमसे तो अपनी औलाद नहीं संभलती, फिर हम खावर की औलाद को कैसे संभालेंगे। तुम्हारी भाभीियों की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हें बेड रेस्ट कौन करवाएगा। इसलिए हमने फैसला किया है कि इस बच्चे को हम खत्म करवा देते हैं। मैं हक्का बक्का सबका मुंह तकती रह गई थी। तब अम्मी बोली थी, माँ, को बेड रेस्ट मैं करवाऊंगी, उसकी माँ अभी जिंदा है, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सब खामोश हो गए थे। कमरे में जाकर मैं अम्मी के गले लगकर रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी, मैं तना इस बच्चे को कैसे पालूंगी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अम्मी बोली, तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। शाम हुई तो अम्मी बोली, चादर ओढ़कर मेरे साथ चलो। मैं चुपचाप अम्मी के साथ चल पड़ी थी। अम्मी मुझे मौलवी साहब के घर ले गई थी। खुशकिस्मती से मौलवी साहब घर पर ही मौजूद थे। अम्मी ने मेरा सारा मसला उनके सामने खोलकर रख दिया था। अम्मी ने उन्हें बताया कि 1 महीना कबल माहम को उसके शौहर ने तलाक दे दी थी। अब ये 3 माह की हामला है। इस सूरत में अल्लाह पाक का क्या हुक्म है। मौलवी साहब बोले, अभी ये तलाक नहीं हुई। अगर बच्चे की पैदाइश से पहले शौहर बीवी के साथ रुजू कर ले तो तलाक नहीं होती, लेकिन अगर बच्चे के बाद भी शौहर इस बात पर बस जिद रहे कि वो अपनी बीवी को तलाक दे चुका है, तब ये तलाक हो जाएगी। मुझे अनजानी सी खुशी हुई थी। हम माँ बेटी खुशी खुशी घर लौट गई थी। अम्मी मुझे अपने कमरे में ले गई थी। उन्होंने अपने कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर मुझे अपने पास बैठ जाने को कहा था। वो बोली, माहम, ये बच्चा तुम्हारे लिए निजात दहिंदा है, इसकी हिफाजत तुम्हें हर सूरत में करना ही है। तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी, तुम खावर से खुद रुजू करोगी। मेरी बच्ची, अगर जरा सा झुक जाने से तुम्हारा घर बचता है तो इसे टूटने मत देना। अभी मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ ये सलूक कर रहे हैं। कल कला को मैं मर गई तो हो सकता है तुम्हें घर से ही निकाल दें। अब तुम खुद अपना घर बचाओगी।
अम्मी की बातें सुनकर मेरी रगों में एक अज़म दौड़ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं खावर से मिलकर सारी गलतफहमियों को दूर कर दूंगी। अगली सुबह मैं और अम्मी डॉक्टर के पास जाने का बहाना करके खावर के ऑफिस जा पहुंची थी। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। मैंने रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से कहा कि मैं महा हूँ, खावर साहब से मिलना चाहती हूँ। लड़की ने कॉल मिलाकर मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखा था। वो बोली, सॉरी मैम, खावर साहब आपसे मिलना नहीं चाहते। उन्होंने मुझे आपको ऑफिस से बाहर निकलवाने को कहा है। मैं उस लड़की की बात सुनकर रो पड़ी थी। मैं तेजी से बाहर निकल गई थी। अम्मी भी बहुत परेशान थी। अम्मी बोली, चला नरगिस के घर चलते हैं, मगर उसे अपने हमला होने की भिनक भी मत पड़ने देना। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। मैं खावर के सरकारी घर के बाहर खड़ी थी। वो घर नन्ही नन्ही रोशनियों से सजा हुआ था। मैंने चौकीदार से पूछा कि ये घर क्यों सजा हुआ है। वो बोला, आज खावर मियाँ का मायूं है, कल उनकी बारात है। मैं एकदम से चकरा गई थी। अगर अम्मी मुझे सहारा ना देती तो मैं गिर ही पड़ती। मैं और अम्मी बड़ी मायूसी से घर लौट आई थी। दोनों भाभियों के मुंह फुले हुए थे। वो दोनों मुझे बातें सुना रही थी। एक बोली, हो ना हो नाम का ही बेड रेस्ट है। दूसरी बोली, समझा करो ना, काम का बेड रेस्ट है, सैर सपाटों का तो नहीं है ना। अम्मी ने उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। अम्मी बोली, हमें हर सूरत खावर तक तुम्हारा हमला होने की खबर उसके निकाह से पहले पहले पहुंचाना है। हम दोनों सारी रात इस मसले का हल सोचती रही थी, लेकिन हमारे दिमाग बंद हो चुके थे। सुबह फजर की नमाज पढ़कर मैंने खावर के नंबर पर एक मैसेज भेज दिया था। मैंने लिखा था, खावर, अगर तुम मुझसे ना मिले तो मैं आज खुदकुशी कर लूंगी। मैं तो जान से जाऊंगी ही, मगर तुम्हारा बच्चा जो मेरे पेट में पल रहा है वो भी बच नहीं पाएगा। मैसेज भेजने के बाद मैंने एक लम्हे के लिए भी मोबाइल को खुद से जुदा नहीं किया था। मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठी थी। सुबह के 8:16 होंगे कि जब खावर की कॉल आने लगी थी। मेरा दिल उछल पड़ा था। खावर ने हेलो के फौरन बाद कहा, ठीक 15 मिनट बाद मुझे घर के सामने वाले पार्क में आकर मिलो। मैं फोन रखकर दौड़ती हुई अम्मी के पास गई थी। मैंने उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया था। अम्मी ने मुझे जाने को कहा। फिर वो बोली, अगर तुम्हें अपना घर बचाने के लिए खावर के कदमों में भी गिरना पड़े तो भी गिर जाना। खावर को अपने सामने देखते ही मैंने एक पुरउम्मीद अंदाज में खावर से कहा कि मौलवी साहब ने कहा है कि हमारी तलाक नहीं हुई। अगर बच्चा होने से पहले पहले हम रुजू कर लें तो हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। खावर तंजिया अंदाज में हंस दिया था। वो बोला, पहले तलाक लेने की जल्दी थी, अब रुजू करने की जल्दी है। तुम्हें तो मेरी शक्ल से नफरत थी ना, तुम तो मुझसे तलाक लेने के लिए तड़प रही थी ना, अब तुम्हें मेरी शक्ल से मोहब्बत कैसे हो गई? खावर की एकदम ही आंखें भीग गई थी। मैं हैरत से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? खावर बोले, माहम, क्या तुम्हारी याददाश्त कमजोर है? लेकिन मेरी याददाश्त हरगिज कमजोर नहीं है। मैं तुम्हारा खत दिन में 100 दफा पढ़ता हूँ। जब जब मुझे तुम्हारी याद आती है मैं तुम्हारा खत पढ़ने लगता हूँ, मगर मुझे तुमसे फिर भी नफरत नहीं होती। तुम्हारा खत पढ़कर मुझे खुद से नफरत हो गई है। मैं बोली, कौन सा खत? वो बोले, जो तुमने मुझे उस दिन थमाया था। फिर खावर ने अपनी जेब से वो खत निकालकर मुझे थमा दिया था। उस पर लिखा था, खावर, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मैं सिर्फ नरगिस आंटी की वजह से अब तक खामोश थी। अब जब वो भी मौत के दहाने पर खड़ी हैं, तो मैं ये बात साफ अल्फाज में कह रही हूँ कि मुझे आपकी शक्ल से नफरत हो गई है, आपके वजूद से घिन आने लगी है। शादी से पहले जो मेरी आंखों पर आपकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी वो खुल गई है। आपको आपकी मरती माँ की कसम है, मुझे तलाक दे दे। मैं वो खत पढ़कर हैरत के समंदर में डूब गई थी। खावर बोला, तुम जब घर से चली गई तो मैं अम्मी को डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें मारने की खातिर उन्हें कोई जहरीली खुराक देता रहा है। जी तो चाहा था कि तुम पर पर्चा करवाकर जेल भेज दूं, मगर मेरा ये कमबख्त दिल नहीं माना। मैं खावर की बातें सुनकर रोने लगी थी। मैंने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, मैं अपने होने वाले बच्चे की जान की कसम खाकर कहती हूँ कि ये सब झूठ है। खावर एकदम चौंक गया था। मैं बोली, मुझे अपने घर ले चलो। उसने मुझसे कोई सवाल जवाब ना किया और मुझे गाड़ी में बैठ जाने को कहा।
ہم دونوں خاور کے گھر پہنچ چکے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی والدہ کے کمرے کے باہر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ آج خاور کی بارات تھی، گھر میں بڑی گہما گہمی تھی۔ میں سیدھا اپنی ساس کے کمرے میں گھس گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم خاور کی شادی رکوانا چاہتی ہو نا؟ لیکن میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دوں گی۔ میں رونے لگی تھی۔ میں بولی، آنٹی اب میں خاور کی شادی رکوا کر کروں گی ہی کیا؟ مجھے تو طلاق ہو چکی ہے نا۔ میں بس آپ سے یہ جاننے آئی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میری ساس ہنس پڑی تھی۔ وہ بولی، ماہم تم ایک غریب گھرانے کی پیداوار ہو، گندے سے بدبودار محلے کی رہائش ہو، تم اس بنگلے میں بالکل بھی نہیں جچتی۔ میں تمہاری شادی خاور سے ہرگز نہیں کرتی، مگر اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں بہو بنا لیا، تم سے پیار محبت کا ناٹک بھی کیا، مگر میرے دل میں تو میری بہن کی بیٹی اٹکی ہوئی تھی نا۔ میں اسے اس عالیشان گھر میں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی۔ میں نے تمہاری جانب سے ایک خط خاور کو لکھا تھا، پھر وہ تمہیں ہی تھما دیا۔ اس میں نے لکھا تھا کہ تم خاور سے طلاق چاہتی ہو۔ پھر میں کچھ مضر صحت دوائیں بھی کھاتی رہی۔ لیبارٹری سے صاف پتہ چل گیا تھا کہ میری خوراک میں گڑبڑ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں بیمار رہنے لگی ہوں۔ میں نے ان دواؤں کا بھی الزام تم پر ہی لگا دیا تھا۔ یوں خاور کی زندگی سے تم نکل گئی اور میری بہن کی بیٹی آج رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی۔ میں ہنس کر بولی، لیکن امی جی میں تو امید سے ہوں۔ اتنی دیر میں خاور بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ بولا، امی جی میں تو ماہم سے رجوع کرنے کا سوچے بیٹھا ہوں۔ پھر ہم نے اسلامی تقاضے پورے کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ایک دوسرے کا ساتھ چن لیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو ساری الماریاں میری چیزوں سے خالی پڑی تھیں۔ میں نے خاور سے کہا، مجھے گھر سے نکالنے کے بعد میری چیزوں کو بھی اپنے کمرے سے نکال دیا آپ نے؟ وہ بولا، سب چیزیں تو تم لے کر گئی تھی اپنے ساتھ۔ میں بولی، میں تو فقط 2 سوٹوں میں گھر سے نکلی تھی۔ پھر میں خاور کا ہاتھ تھام کر انہیں اسٹور روم میں لے گئی تھی۔ میری ساری چیزیں ادھر ہی پڑی تھی۔ میرے کپڑوں میں میرا خط بھی پڑا تھا۔ وہ محبت بھرا خط پڑھ کر خاور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی امی کو حکم سنا دیا کہ آج کے بعد آپ اپنے کمرے سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلیں گی، آپ کی یہی سزا ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک میری ساس اپنے کمرے میں نظر بند ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے ہی بہتر ہے۔